आज हम बात करने वाले हैं एंजियोप्लास्टी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। हमने एंजियोप्लास्टी के बारे में ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो किया है जिसमें एंजियोप्लास्टी की टेक्निक और उसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है। आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं एंजियोप्लास्टी से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है और किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं। सबसे पहले तो जानना ज़रूरी है कि एंजियोप्लास्टी होता क्या है। बेसिकली एंजियोप्लास्टी एक टेक्निक है जिसमें हम हार्ट की नली या शरीर की कोई भी नली में अगर कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड ब्लॉकेज डेवलप हो जाए तो इसमें हम एक स्टेंट डाल के या एक कैथेटर से एक मेटल की जाली होती है जिसको स्टेंट या ट्यूब बोलते हैं, उसको हम हार्ट की नली के ब्लॉकेज की जगह पर प्लेस कर देते हैं और उसको अगर बलून हाई प्रेशर बलून से फुला देते हैं तो वो स्टेंट वहाँ पे बैठ जाता है और कोलेस्ट्रॉल वाले ब्लॉकेज को एक तरह से वो साइड पे कर देता है। तो इसमें कंपेरेटिवली नली में जो फ्लो कोलेस्ट्रॉल के ब्लॉकेज की वजह से जो फ्लो रुक रहा था वो बेटर हो जाता है और नली में फ्लो इस्टेब्लिश हो जाता है, तो पेशेंट को तकलीफ आने का चांस और या हार्ट अटैक आने का चांस कंपेरेटिवली कम हो जाता है। एंजियोप्लास्टी थोड़ी पुरानी टेक्निक है, 1964 में सबसे पहले इसको किया गया था। लेकिन ये टेक्निक ऑलमोस्ट 2000 सन के बाद जब से स्टेंट आना चालू हुआ उसके बाद से टेक्निक काफ़ी डेवलप्ड और काफ़ी एडवांस्ड हो गई है। एंजियोप्लास्टी में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जिस टेक्निक या जिस प्रोसीजर को करने के लिए या जिस ट्रीटमेंट को करने के लिए पहले ओपन हार्ट सर्जरी ही करनी पड़ती थी, अब उसको बिना सर्जरी के किया जा सकता है। इसमें कोई छाती को खोलने की ओपन या छाती चीरने की कोई ज़रूरत नहीं होती और 1 से 2 दिन में पेशेंट को डिस्चार्ज किया जा सकता है। कंपेरेटिवली ओपन हार्ट सर्जरी में पेशेंट को 5 से 7 दिन हॉस्पिटल में रखना पड़ता है और लगभग 1 महीने जैसा बेड रेस्ट रहता है। एंजियोप्लास्टी में पेशेंट को 2 से 3 दिन में डिस्चार्ज किया जा सकता है और उसमें पेशेंट मैक्सिमम 5 से 7 दिन में अपना रूटीन काम चालू कर सकता है। तो मेन एंजियोप्लास्टी का एडवांटेज सबसे ज़्यादा यही है कि वो कंपेरेटिवली नॉन इन्वेजिव है, बगैर चीर फाड़ के किया जा सकता है और कंपेरेटिवली पेशेंट्स को भी उसमें डर कम लगता है ओपन हार्ट सर्जरी के कंपैरिजन में। इसमें कोई भी चीरफाड़ या एक टाका भी नहीं आता है और हाथ में एक छोटे से एक पंक्चर जो हार्डली 1 से 2 मिलीमीटर का पंक्चर होता है उससे हम एक शीट को या ट्यूब को डालते हैं और एक कैथेटर हार्ट के पास ले जाते हैं जिसमें से एक हम एक वायर पास करते हैं और इसके ऊपर से हम बलून या स्टेंट को इम्प्लांट कर सकते हैं। बेसिकली स्टेंट एक मेटल की जाली होती है जो कि एक बलून के ऊपर फिट होती है और जब हम ये बलून को फुलाते हैं तो स्टेंट दीवार में बैठ जाता है, नली की दीवार में, और बलून को हम बाहर निकाल देते हैं तो स्टेंट अंदर रह जाता है और जो जगह पे अगर नली के में फ्लो में रुकावट था या कचरा था तो स्टेंट को अगर हम वहाँ पे इम्प्लांट कर देते हैं तो वो कचरे को साइड पर कर देता है। यूजली ये एंजियोप्लास्टी का जो प्रोसीजर है इसमें कोई एज लिमिटेशन नहीं है और बहुत यंग से लेके बहुत उम्र दराज पेशेंट में भी इसको किया जा सकता है। ऐसा कोई किताब ऐसा मेंशन नहीं करती कि इसमें इस एज के बाद करने में रिस्क होता है। हाँ, ये है कि उम्र के बाद नलियों में अगर कैल्शियम जमा हो जाए तो कंपैरेटिवली थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन जहाँ उम्र दराज पेशेंट में इवन 70-80 की एज के बाद लोगों के लिए ओपन हार्ट सर्जरी फीजिबल नहीं होती है, वहाँ पे एंजियोप्लास्टी उस एज में भी किया जा सकता है। थोड़ा सा रिस्क होने का या प्रॉब्लम होने का चांस उस एज में ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी ये फीजिबल है और इस तरह के पेशेंट्स को भी हार्ट अटैक के साथ जब वो हमारे पास आते हैं तो इस तरह के प्रोसीजर्स को करके हम उनकी जान को बचा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है हम वो बात करेंगे कि किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स पेशेंट्स को आ सकती है और कैसे इनको मैनेज किया जाता है, उस बारे में हम बात करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि कॉम्प्लिकेशंस कई तरह के हो सकते हैं। एक तो ये कि जिस जगह से हम एंजियोप्लास्टी करते हैं, यानी कि पंचर साइट जिसे बोलते हैं, ज़्यादातर हम हाथ की नली जिसे रेडियल आर्टरी बोलते हैं या पाँव की नली जिसे फिमोरल आर्टरी बोलते हैं, वहाँ से हम ये एंजियोप्लास्टी करते हैं। इस पंचर साइट में कई बार कुछ तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उस बारे में हम बात करेंगे। सेकेंडली, जो हम स्टेंट डालते हैं तो स्टेंट कई बार क्लॉट हो सकता है या स्टेंट को डालते समय जब हम बलून को फुलाते हैं तो नली में कुछ डैमेज हो सकता है जिससे नली की दीवार कभी कभी उसमें क्रैक भी आ सकता है, वो नली फट भी सकती है। इस तरह के रिस्क के बारे में हम बात करेंगे। जो एंजियोप्लास्टी के दौरान हम दवा देते हैं उससे कभी कभार ब्लीडिंग हो सकती है, उस बारे में हम बात करेंगे। एंजियोप्लास्टी के दौरान क्योंकि ये प्रोसीजर है पेशेंट को थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो सकता है, इसका बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथ में अगर हार्ट अटैक के साथ पेशेंट आता है तो कई बार एंजियोप्लास्टी के दौरान कभी कभी धबकारा अनियमित हो सकता है जिसको अरिथमिया कहते हैं, वो डेवलप हो सकता है। कभी कभी एंजियोप्लास्टी से जो हम कॉन्ट्रास्ट देते हैं वो कॉन्ट्रास्ट से हार्ट का या किडनी का नुकसान हो सकता है और पेशेंट हार्ट फेलियर में जा सकता है। इस तरह की चीज़ें एंजियोप्लास्टी के दौरान कॉमनली होती हैं। कभी कभार किसी केस में रेयरली ऐसा होता है कि कोई क्लॉट एंजियोप्लास्टी करने के दौरान शरीर के किसी दूसरे भाग में चला जाए या ब्रेन में चला जाए तो लकवा कर सकता है, पर ये सब ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशंस का चांस 1-2% से भी कम है। तो हम बेसिकली कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे और किस चीज़ों से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है और कैसे उन्हें मैनेज करना है उस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पंचर साइट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, यानी कि जिस जगह से हम एंजियोप्लास्टी करते हैं वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है।
ज़्यादातर उस जगह पे पेशेंट को कभी कभार अगर ट्यूब हम डालते हैं निकालते हैं उसमें उस जगह की नली कभी कभी जो जिसमें हम ट्यूब डाल रहे हैं वो डैमेज हो सकती है, उसमें कभी कभी उस ट्यूब में ब्लॉकेज भी डेवलप हो सकता है, ये वो नली जो है आर्टरी वो क्लॉट भी हो सकती है। तो ये चांस 1 से 2% जैसा रहता है। कभी कभी उस जगह में थोड़ा ब्लड जमा हो सकता है जिसको हेमेटोमा बोलते हैं, तो वो ब्लड जमा होने की वजह से उस एरिया में काला दाग जैसा पड़ सकता है। ज़्यादातर अगर ये काला दाग पड़ता है तो उसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादातर ये अपने आप में 1 से 1.5 महीने में चला जाता है। इसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट थोड़ा बहुत मेडिसिन हम देते हैं वो यूज़ करे और वहाँ पे अगर बर्फ़ से सिकाई करे तो उसमें कुछ टेंशन लेने की बात नहीं होती। हालांकि देखने में वो जो ब्लड जमा है वो थोड़ा देखने में ख़राब लगता है पेशेंट को, लेकिन उसमें पेशेंट को लॉन्ग टर्म कोई प्रॉब्लम नहीं आती और एक बार दाग चला गया तो कभी तकलीफ नहीं होती। इसके अलावा कभी कभी अगर किसी को ब्लड बहुत ज़्यादा जमा हो जाए या ब्लड एक पैच एक जगह पे बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाए, जो आर्टरी है यानी कि जिस नली में हम पंचर करते हैं और उसके बगल में जाने वाली अगर वेन में दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन डेवलप हो जाए यानी नीडल अगर थ्रू एंड थ्रू क्रॉस कर जाए तो उसको सूडोन्यूरिज्म बोलते हैं। ये कभी कभी थोड़ा सा डेंजरस कॉम्प्लिकेशन होता है जिसको हमें बाद में कंप्रेस करके या प्रेशर हाई प्रेशर दे के थोड़ी देर तक हाई प्रेशर दे के इसको बंद किया जा सकता है। कभी कभी इस केस में उस एरिया को ओपन करके सर्जरी करके रिपेयर भी करना पड़ता है, पर इसका चांस बहुत कम है। ये हज़ारों में एक आधी किसी के साथ होता है, तो इसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, ये जानना ज़रूरी है क्योंकि कभी कभार अगर किसी की किस्मत ख़राब हो तो ऐसा हो सकता है। ज़्यादातर इस तरह के कॉम्प्लिकेशन उम्र दराज पेशेंट में ज़्यादा होते हैं, यानी 60-70 की एज के बाद जिनके केसेस में हम एंजियोप्लास्टी वगैरह करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स होने का चांस कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। ये ब्लीडिंग रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन ज़्यादातर पाँव की नली से अगर हम एंजियोप्लास्टी करते हैं यानी फीमोरल साइड से अगर करते हैं तो उसमें ब्लीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा होता है। हाथ की नली से अगर हम करते हैं तो वो कंपैरेटिवली प्रीफर इसलिए भी किया जाता है क्योंकि हाथ की नली में कंपैरेटिवली ब्लीडिंग का चांस कम रहता है। ज़्यादातर ये ब्लीडिंग के जो प्रॉब्लम्स है ये उम्र दराज पेशेंट में या जिनके मांसपेशी बहुत ज़्यादा वीक है उसमें होने का चांस ज़्यादा रहता है। अब हम बात करेंगे स्टेंट रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में। स्टेंट रिलेटेड किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टेंट का क्लॉट होना। स्टेंट में कभी कभी जब हम एंजियोप्लास्टी करते हैं तो एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि नली में अगर एक स्टेंट डाल के छोड़ रहे हैं तो कभी कभी वो स्टेंट प्रॉपरली बॉडी एक्सेप्ट ना करे तो स्टेंट में क्लॉटिंग हो सकती है। इसे स्टेंट थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। ज़्यादातर जो भी स्टेंट थ्रोम्बोसिस होता है वो पहले 24 से 48 घंटे में ही होने का चांस ज़्यादा रहता है। ये कॉम्प्लिकेटेड प्लास्टी या डिफिकल्ट प्लास्टी या जहाँ मल्टीपल स्टेंट्स यूज होते हैं वैसे केसेस में इसके होने का चांस ज़्यादा रहता है। ये ना हो इसके लिए हम खून पतला करने की दवाइयाँ देते हैं, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है, अराउंड 1 to 2% रिस्क रहता है। इसके बाद अगर पेशेंट थोड़े टाइम के बाद अगर दवा मिस या बंद करता है या दवा का प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आता है या पेशेंट को दवा का रेजिस्टेंस है तो स्टेंट थ्रोम्बोसिस होने का चांस है। अदरवाइज स्टेंट थ्रोम्बोसिस यूजुअली एंजियोप्लास्टी के पहले 2-4 दिन 5 दिन में ही होने का चांस सबसे ज़्यादा रहता है। टफ प्लास्टी या डिफिकल्ट प्लास्टी या उम्र दराज पेशेंट में, डायबिटिक पेशेंट में इसके होने का चांस कंपैरेटिवली ज़्यादा रहता है। जो सिंपल प्लास्टीज होती है, यंग पेशेंट्स होते हैं या नॉन स्मोकर नॉन अल्कोहलिक इस तरह के पेशेंट्स होते हैं उसमें कंपैरेटिवली इसके होने का चांस काफ़ी कम रहता है। अब हम बात करेंगे स्टेंट रीस्टेनोसिस के बारे में। स्टेंट रीस्टेनोसिस का मतलब ये है कि जब हम स्टेंट को नली में डालते हैं तो वो दीवार के साथ चिपक जाता है, पर इस प्रोसीजर के दौरान हाई प्रेशर में जब हम स्टेंट को डिप्लॉय करते हैं तो दीवार की सतह में थोड़ा सा डैमेज हो सकता है जिसकी वजह से हीलिंग का प्रोसेस चालू हो जाता है। एक तरह से रूज बनना चालू हो जाती है। जैसा कि आपने कोई भी किसी को भी अगर चोट वगैरह लगती है तो एक स्कारिंग या हीलिंग का प्रोसेस चालू हो जाता है, वैसा हार्ट के केस में भी होता है। और जब ये रूज किसी किसी में बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है तो स्टेंट में एक तरह से रीब्लॉकेज क्रिएट कर सकती है। पहले ज़माने में जब सादे स्टेंट यानी बेयर मेटल स्टेंट आते थे तब रीब्लॉकेज का चांस कंपेरेटिवली ज़्यादा माना जाता था और ऑलमोस्ट 20 से 25% पेशेंट में रीब्लॉकेज देखा जाता था। पिछले 20 सालों से जब से दवा वाले स्टेंट यानी मेडिकेटेड स्टेंट आने लगे हैं तो वो स्टेंट में केमिकल की कोटिंग होती है। ये बेसिकली एक एंटी कैंसर ड्रग होता है, केमिकल होता है जो सेल्स का लेयर बनने को रोकता है। ये मेडिकेटेड स्टेंट यूज़ करने से रीब्लॉकेज का चांस कंपेरेटिवली काफ़ी कम हो सकता है और ऑलमोस्ट जो रीब्लॉकेज का चांस 20% सादे स्टेंट के साथ होता है उसको कम करके ये 4 से 5% तक ला सकता है, लेकिन फिर भी ये ज़ीरो नहीं होता। ये रीस्टेनोसिस अगर किसी को भी होती है तो पहले 4 से 6 महीने में ही होती है और ज़्यादातर उम्र दराज पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट, फीमेल पेशेंट या जिनको मल्टीपल नली के ब्लॉकेज हो, फैली हुई बीमारी हो, इस तरह के पेशेंट्स में रीब्लॉकेज का चांस कंपेरेटिवली ज़्यादा रहता है। हालांकि 100% किस में होगा हम प्रोडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कंपेरेटिवली जहाँ रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं वहाँ ब्लॉकेज का चांस थोड़ा ज़्यादा रहता है। इसके अलावा एक कॉम्प्लिकेशन होता है जिसे स्ट्रट फ्रैक्चर बोलते हैं। ये यूजली एंजियोप्लास्टी के दौरान ही होता है।
जहाँ पर नलियों में अगर कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो और हम हाई प्रेशर बलून्स या कॉम्प्लिकेटेड प्लास्टिक टेक्निक्स अगर यूज़ करते हैं तो कभी कभी स्ट्रट जो यानी जो मेटल की लेयर होती है जिससे स्टेंट को बनाया जाता है वो कभी कभी टूट या फ्रैक्चर हो सकती है। तो ये अगर होता है तो उसमें पेशेंट को वैसे तो कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन ज़्यादातर ये डैमेज स्टेंट को परमानेंटली हो जाता है और वैसे केसेस में स्टेंट में तुरंत क्लॉटिंग होने का या लॉन्ग टर्म रीब्लॉकेज होने का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाता है। ज़्यादातर इस तरह के केसेस में रिकमेंडेड ये होता है कि एक उस स्टेंट के ऊपर एक और स्टेंट का लेयर लगा दें ताकि वो फ्रैक्चर वाला जो सेगमेंट है उसको कवर कर ले और उसमें रीब्लॉकेज का चांस दोबारा स्टेंट लगा देने से थोड़ा कम हो जाता है। इसके अलावा कभी कभी रेयरली किसी केस में स्टेंट अपनी जगह से मूव भी कर सकता है, जिसे स्टेंट एम्बोलाइजेशन बोलते हैं, पर ये ज़्यादातर अगर होता है तो प्रोसीजर के दौरान ही होता है। अगर एक बार स्टेंट को अपने हाई प्रेशर पर अच्छे से अगर डिप्लॉय कर दिया तो बहुत रेयर चांस है कि स्टेंट अपनी जगह से मूव करे। अगर आपने बड़ी नली का साइज है और वहाँ स्टेंट को अंडर साइज किया और कंपेरेटिवली छोटा स्टेंट यूज़ किया है तो वहाँ पे स्टेंट में थोड़ा सा मूवमेंट होने का चांस रहता है। ये अगर हो जाए तो कंपेरेटिवली थोड़ा रिस्क हो जाता है, क्योंकि स्टेंट जिस जगह पे हम लगाना चाहते हैं वो जगह से मूव होकर दूसरी जगह पे चला जाता है, तो पेशेंट को उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आती है और एक्चुअल में जहाँ ब्लॉकेज पे हम स्टेंट करना चाहते थे वहाँ से स्टेंट खिसक जाता है तो वो एरिया कवर नहीं होता, तो जिसके लिए हमें कई बार दूसरा स्टेंट भी उस जगह पे प्लेस करना पड़ता है। तो ये स्टेंट एम्बोलाइजेशन बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन है, लाखों में एक आध केसेस में होता है, लेकिन थोड़ा डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है और इसको थोड़ा सा स्किल्ड कार्डियोलॉजिस्ट हो या स्किल्ड प्रोसीजर करने वाला हो तो वो मैनेज कर सकता है। स्पेशल टेक्निक्स होती है इसको मैनेज करने के लिए। अदरवाइज हार्ट के अंदर ही अगर ये दूसरी जगह पे एम्बोलाइज हो जाता है तो उसी जगह पे स्टेंट को डिप्लॉय कर देना पड़ता है। बहुत रेयर चांस है कि स्टेंट अपनी जगह से खिसक जाए और बॉडी के किसी दूसरी जगह पे चला जाए, तो कभी कभी इसको एक स्नेयर करके स्पेशल डिवाइस होता है वो यूज़ करके उसको शरीर के बाहर निकालना पड़ता है, पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और टाइम टेकिंग काम है और इसमें थोड़ा रिस्क भी हो जाता है। अब हम बात करेंगे ब्लीडिंग के बारे में, यानी प्रोसीजर के बाद पेशेंट को रक्तस्राव या ब्लीडिंग होने का चांस होता है। ये ज़्यादातर उम्रदराज पेशेंट में ज़्यादा होता है, फीमेल्स या जिनका बॉडी वेट कम हो उनमें ज़्यादा होता है, और जिन लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग खून पतला करने की दवा दी जाती है वैसे पेशेंट्स में इसका रिस्क ज़्यादा होता है। ज़्यादातर ये ब्लीडिंग का रिस्क भी पहले 24 to 48 आवर्स में सबसे ज़्यादा होता है। ब्लीडिंग कहीं पे भी हो सकता है, अगर किसी को खांसी उल्टी मोशन में या हाथ पाँव में कहीं पे भी ब्लीडिंग हो तो वो ज़्यादातर इतना डेंजरस ब्लीडिंग नहीं माना जाता और वो मैनेज किया जा सकता है। बहुत रेयर चांस में अगर किसी को ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाती है तो उसमें काफ़ी रिस्क हो जाता है और वैसे पेशेंट को तुरंत लकवा हो सकता है और ब्रेन को ओपन करके सर्जरी करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। ये चांस हज़ारों में एक आध ही किसी को होता है, लेकिन काफ़ी डेंजरस होता है और अगर किसी को ब्रेन में ब्लीडिंग हो गया तो उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है, इसमें पेशेंट की तुरंत जान भी जा सकती है। ऐसे पेशेंट्स को अगर ब्लीडिंग होती है तो तुरंत हम ये जो खून पतला करने की दवा चल रही है उसको काउंटर करने के लिए दूसरी दवाएं देते हैं जो खून को गाढ़ा करती हैं, पर ऑब्वियसली खून को गाढ़ा करने की दवा देते हैं अगर हम तो स्टेंट में भी क्लॉटिंग होने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि स्टेंट चलता रहे उसके लिए खून पतला करने की दवा बॉडी में रहे ये आवश्यक है। अगर ब्लीडिंग अगर पेशेंट को हो रही है और हम उसको काउंटर करने के लिए स्ट्रॉन्ग खून गाढ़ा करने की दवा देते हैं या विटामिन के इंजेक्शन वगैरह देते हैं तो तुरंत स्टेंट में क्लॉटिंग होने का चांस या बॉडी के दूसरी जगह पे कभी भी क्लॉटिंग होने का चांस थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये कैलकुलेटेड रिस्क है जो कभी कभी लेते हैं, हर केस में इनको यूज़ नहीं किया जाता खून गाढ़ा करने की दवा, क्योंकि ये कभी कभी ज़्यादा डेंजरस भी हो सकती है और पेशेंट का क्लॉटिंग होने की वजह से स्टेंट में क्लॉटिंग हो गया तो दोबारा हार्ट अटैक भी आ सकता है। अब हम बात करेंगे अरिथमियास के बारे में। यूजली जब हार्ट अटैक के दौरान हम एंजियोप्लास्टी करते हैं तो हार्ट काफ़ी सेंसिटिव होता है और कुछ देर के लिए जब हम बलून या स्टेंट को फुलाते हैं तो कुछ देर के लिए हार्ट का ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होता है, तो इसकी वजह से हार्ट का जो सेंसिटिव टिश्यू है वहाँ पे कभी कभी धबकारा या रिदम अनियमित हो सकती है, जिसकी वजह से हार्ट कभी कभार बंद भी हो सकता है। ज़्यादातर कैथलैब्स वगैरह में डिफिब्रिलेशन की डिवाइसेस अवेलेबल रहती है, तो अगर ऐसा कुछ होता भी है तो तुरंत हम हार्ट को शॉक करके हार्ट को रीस्टार्ट कर सकते हैं, तो इसमें मोस्टली प्रॉब्लम नहीं आती है। पर कभी कभार ये अरिथमिया बहुत बार अगर हो जाए और बार बार अगर होने लगे और शॉक करने के बावजूद और दवा के बावजूद भी रिस्पॉन्ड ना करे तो ये जानलेवा भी हो सकता है और इसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो ये एक रिस्क है जो 100 में से 1-2% पेशेंट में होता है, लेकिन ज़्यादातर केस में ये जानलेवा नहीं होता, पर उसमें अगर किसी को बार बार ये अरिथमिया अगर होने लगे तो कभी कभी ये जानलेवा भी हो सकता। अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रास्ट नेफ्रोपैथी के बारे में, यानी कि जब हम एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी के लिए जो कॉन्ट्रास्ट यूज़ करते हैं उससे कभी कभी किसी के किडनी पर बुरा असर पड़ सकता है। ज़्यादातर जिन लोगों को पहले से ही अगर किडनी का डैमेज हो या उम्रदराज पेशेंट हो या बॉडी वेट कम हो उस तरह के पेशेंट्स में किडनी का डैमेज होने का चांस ज़्यादा रहता है। ये ना हो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी को अप्रोप्रिएटली टाइम करें
और उसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट यूज़ करें या बेस्ट क्वालिटी का कॉन्ट्रास्ट जिसे आइसोऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं वो यूज़ करें तो कंपेरेटिवली किडनी का डैमेज होने का चांस थोड़ा सा कम हो जाता है। जीरो नहीं होता लेकिन थोड़ा कम हो जाता है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट को हम अप्रोप्रिएटली हाइड्रेटेड रखें, यानी पानी ज़्यादा दें पेशेंट को। अगर प्रोसीजर पहले से प्लान्ड हो तो ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट्स को हम 12 से 24 घंटे पहले से सलाइन देना या पानी पीने वाला पानी भी ज़्यादा उनको पीने को बोलते हैं। और प्रोसीजर के 2 से 3 दिन बाद तक भी हम ज़्यादा पेशेंट को पानी लेने को बोलते हैं ताकि बॉडी में जो ये एक्स्ट्रा कॉन्ट्रास्ट गया है वो एक तरह से किडनी में से फ्लश हो जाए और किडनी पर डैमेज ना हो। ज़्यादातर उम्रदराज पेशेंट या जिन लोग का बीपी कम है या मैसिव हार्ट अटैक है या हार्ट अटैक के साथ आए हैं, इस तरह के पेशेंट में कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस किडनी का डैमेज होने का चांस ज़्यादा रहता है। जिन लोग को पहले से ही अगर किडनी का प्रॉब्लम है उस तरह के पेशेंट में एंजियोप्लास्टी बहुत सोच समझ के ही करनी चाहिए, क्योंकि कई बार कॉन्ट्रास्ट देने के बाद किडनी का कंडीशन सडनली वर्सन हो सकता है और उसके बाद दोबारा ट्रीटमेंट करना कई बार मुश्किल भी पड़ सकता है। जो ये कॉन्ट्रास्ट हम देते हैं उससे कभी कभी रेयरली किसी को कॉन्ट्रास्ट का रिएक्शन हो सकता है, बहुत रेयरली ये रिएक्शन डेंजरस भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केस में वो इजीली मैनेजेबल होता है। और आजकल नई जनरेशन के जो कॉन्ट्रास्ट हैं, यानी कि जो नॉन आयनिक कॉन्ट्रास्ट है, आइसोस्मोलर कॉन्ट्रास्ट है, उसमें रिएक्शन का चांस कंपेरेटिवली कम होता है। पुरानी जनरेशन की आयनिक कॉन्ट्रास्ट वगैरह जो यूज़ होते हैं उसमें कंपेरेटिवली थोड़ा रिएक्शन का चांस ज़्यादा होता था। रेयर केसेस में किसी को जब हम नली में स्टेंट फुलाते हैं तो वेसल का डिसेक्शन यानी वेसल की दीवार में क्रैक पड़ना हो सकता है। ज़्यादातर जहाँ पे भी क्रैक पड़ता है तो उसको हम एक स्टेंट लगा के वहाँ पे वो क्रैक को सील कर देते हैं और ये जो क्रैक पड़ा है वो ज़्यादातर अपने आप 3-4 महीने में हील हो जाता है। ये यूजली इतना डेंजरस नहीं होता, पर कभी कभार ये क्रैक अगर बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाए या दूसरी नली में ब्लड के प्रेशर की वजह से वो क्रैक का साइज़ कभी कभी बढ़ जाता है तो वो बहुत डेंजरस भी हो सकता है और इसमें नली में तुरंत क्लॉट हो जाए, व्यक्ति की तुरंत जान चली जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये भी काफ़ी रेयर कॉम्प्लिकेशन है और एक्सपीरियंस ऑपरेटर्स के साथ हज़ारों में एक आध केस में ही होता है, लेकिन हो सकता है और टेक्निकली पॉसिबल है कि इसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है, तो ये जानना ज़रूरी है। रेयर केसेस में अगर सावधानी ना बरती जाए और स्टेंट ज़्यादा प्रेशर पर डिप्लॉय किया जाए या स्टेंट ओवरसाइज किया जाए तो ये क्रैक या डिसेक्शन का नेक्स्ट स्टेप में नली पूरी फट भी सकती है। अगर ये परफोरेशन अगर होता है तो ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है और इसको अगर सही समय पर मैनेज ना किया जाए तो पेशेंट की तुरंत जान भी जा सकती है। ये परफोरेशन को मैनेज करने का 2 तरीका होता है, या तो हम वहाँ पे काफ़ी देर तक लो प्रेशर से बलून को फुला करके रखते हैं ताकि वो नली के लेयर्स आपस में जम जाए और वो जो गैप क्रिएट हुआ है उसको सील कर दें, या तो फिर एक कवर्ड स्टेंट होता है जिसमें एक प्लास्टिक कोटेड स्टेंट होता है, वो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। उसमें स्टेंट के ऊपर एक प्लास्टिक जैसी मेटल एक शीट होती है, एक लेयर होती है, जो हम अगर वहाँ पे ले जाकर डिप्लॉय कर देते हैं तो वो नली के उस गैप को में ब्लड को लीक होने नहीं देता है और उससे पेशेंट की जान ना जाए, ऐसा हो सकता है। पर इसका थोड़ा नुकसान ये है कि ये जो कवर्ड स्टेंट है उसमें रीब्लॉकेज का चांस कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा होता है और ये लीक वाले सेगमेंट में जहाँ पे भी हम प्लास्टिक का शीट यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे अगर कोई ब्रांचेज आ रही हैं तो वो ब्रांचेज बंद हो जाती है, क्योंकि वो नॉर्मल ये जो लेयर है वो नॉर्मल वेसल्स के अंदर भी ब्लड जाने को रोक सकता है। तो जहाँ पे अगर इंपॉर्टेंट ब्रांचेज अगर आ रही हैं तो वो ब्रांचेस बंद होने की वजह से पेशेंट को माइनर हार्ट अटैक थोड़ा सा क्रिएट हो सकता है उसकी वजह से। पर ऑब्वियसली अगर परफोरेशन हो गया तो कवर्ड स्टेंट यूज़ करने के अलावा और कुछ ऑप्शन नहीं होता, नहीं तो क्या अंदर ब्लीडिंग अगर इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो पेशेंट की तुरंत जान भी जा सकती है। तो पेशेंट को जान बचाने के हिसाब से इसको यूज़ करने के अलावा ऑप्शन कुछ नहीं है, पर ये कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी रेयर हैं और लाखों में एक आध ही किसी को होता है, जानना समझना ज़रूरी है। रेयर केसेस में कभी कभार अगर स्टेरिलिटी प्रॉपर मेंटेन ना की जाए तो प्रोसीजर के दौरान या हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है, जिसमें बहुत रेयर चांसेस ये है कि अगर हार्ट की नली में इन्फेक्शन हो जाए तो कई बार रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और इसमें जान का खतरा भी पेशेंट को हो सकता है। कभी कभार पेशेंट में अगर ये डिसेक्शन और परफोरेशन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, अगर ये नली को थोड़ा सा डैमेज करे लेकिन नली पूरी ना फटे तो कभी कभार वहाँ एक सूडोन्यूरिज्म क्रिएट हो सकता है, जिसका मतलब वो एरिया में नली थोड़ी सी फूल जाती है और बाद में वो बलून जैसे एक क्रिएट हो जाता है जो बाद में फट सकता है और डैमेज हो सकता है। तो वो एक कॉम्प्लिकेशन है जो एंजियोप्लास्टी के केस में लाखों में एक आध किसी में ही होता है, लेकिन पॉसिबल है कि अगर प्रोसीजर के दौरान ध्यान ना रखा जाए या डिसेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए तो कभी कभार ये डैमेज हो सकता है। जो लोग उम्रदराज होते हैं या नली टेढ़ी मेढ़ी होती है या नली बहुत फ्रेजाइल या वीक होती है, उस तरह के पेशेंट्स में कई बार सावधानी रखो तो भी नली में डैमेज या डिसेक्शन क्रिएट हो सकता है। ऐसे केस में ऑपरेटर की गलती नहीं है, लेकिन बस ये है कि वो नली ही इतनी ज़्यादा फ्रेजाइल है कि उसमें डैमेज हो जाता है और पेशेंट को जान का खतरा हो सकता है। कभी कभार
प्रोसीजर के दौरान पेशेंट को छोटा अटैक भी क्रिएट हो सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जब हम एंजियोप्लास्टी करते हैं तो उसका जो क्लॉट या कचरा है वो जब साइड पे होता है तो थोड़ा सा क्लॉट का पोर्शन दूसरे ब्रांच में भी जा सकता है, या कई बार हम जब स्टेंट डिप्लॉय करते हैं तो नलियों का थोड़ा सा डायरेक्शन या एंगुलेशन चेंज भी हो सकता है, जिसकी वजह से कई बार साइड ब्रांच बंद भी हो सकती है। इसको कराइना शिफ्टिंग बोलते हैं। तो इस तरह के पेशेंट्स में कई बार पेरी प्रोसीजर यानी ऑपरेशन के आसपास के पीरियड में छोटा या बड़ा हार्ट अटैक भी क्रिएट हो सकता है। इसको पेरी प्रोसीजर इन्फेक्शन बोलते हैं। ज़्यादातर केस में ये मैनेजेबल होता है और ज़्यादा सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं करता है, पर कभी कभार ये डेंजरस भी हो सकता है। बहुत रेयर केसेस में अगर कोई क्लॉट बनता है और ध्यान ना रखा जाए तो वो क्लॉट हार्ट में से निकल के ब्रेन में भी जा सकता है, पर ये लाखों में एक आध ही किसी को होता है। मैंने पिछले 10 साल में एक भी पेशेंट को ऐसा होते हुए नहीं देखा अपने किसी पेशेंट में, पर कभी कभी टेक्निकली स्पीकिंग ये हो सकता है। और किताबों में लिखा है कि इसका इंसिडेंस 1000 में एक आध होता है, यानी 0.1 to 0.2% इसका चांस रहता है। जिन लोगों को की उम्र ज़्यादा है और उनकी बड़ी नली में ऑलरेडी काफ़ी कचरा है तो वो कैथेटर से कभी कभी कचरा मूव करके ब्रेन में जा सकता है और ब्रेन में लकवा क्रिएट कर सकता है। एक स्पेशल टेक्निक होती है जिसे रोटाब्लेशन कहते हैं। इसको हम कैल्सीफाइड नली यानी जिनकी नलियों में बहुत कैल्शियम है उस तरह के पेशेंट्स में यूज़ करते हैं। उस तरह के पेशेंट में जब हम एक डायमंड कोटेड ड्रिल आता है, बर आता है, जिससे हम नली को ड्रिल करके जगह बनाते हैं ताकि स्टेंट किया जा सके। ये रोटाब्लेशन जब हम नली में यूज़ करते हैं तो कभी कभार क्योंकि ये बहुत अग्रेसिव टेक्निक है और इसमें नली को हाई प्रेशर बहुत फोर्स से नली को ये एक तरह से अब्लेट करता है या एक तरह से वो लेयर को कट करता है, तो उसमें कभी कभी नली के फटने या डैमेज होने का चांस हो सकता है। खासकर अगर नली टेढ़ी मेढ़ी हो या हम काफ़ी बड़े साइज़ के बर का अगर यूज़ कर रहे हो नली के साइज़ के हिसाब से, तो कभी कभार डैमेज होने की वजह से जान जाने का खतरा भी हो सकता है। कभी कभार ये भी हो सकता है कि जो हम बर यूज़ कर रहे हैं वो कैल्शियम के लेयर्स के बीच में सडनली फंस जाए और एंट्रैप हो जाए, तो इसको कभी कभी निकालना भी थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है। रेयर केस में इसके लिए ओपन हार्ट सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ सकती है। इन कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना ऑब्वियसली इसमें पेशेंट तो कुछ नहीं कर सकता। ये कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए सर्जन को या कार्डियोलॉजिस्ट जो उन प्रोसीजर को कर रहा है उसको ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। अगर वो कोई रिस्की प्रोसीजर कर भी रहा है तो पहले से पेशेंट को एक्सप्लेन करके रखे और जिस तरह से जो भी कॉम्प्लिकेशन जिस टाइम पे हो रहा है उसे अप्रोप्रिएटली मैनेज करे। ज़्यादातर एक्सपीरियंस ऑपरेटर्स या जो रेगुलर हाई वॉल्यूम केसेस करते हैं या जिन सेंटर्स पे ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस होते हैं वहाँ कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस कंपेरेटिवली कम रहता है। और कंपेरेटिवली लो वॉल्यूम सेंटर्स पे जहाँ कार्डियोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस नहीं करते हैं या बहुत स्टाफ एक्सपीरियंस नहीं हो, वहाँ पे इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा रहता है। ये टॉपिक कॉमन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इस तरह के केसेस में अगर साधारण व्यक्ति को पता नहीं होता है तो उनको लगता है कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है तो उनको समझना बहुत मुश्किल होता है और उनको उसकी वजह से अगर किसी की को खतरा हो जाए जान का या जान चली जाए तो पब्लिक को उसको एक्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इसलिए हमें ये एटलीस्ट समझने की ज़रूरत है कि ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये होते हैं, भले 1000 में एक आध परसेंट भी 1000 में एक आध व्यक्ति को भी भले हो, लेकिन इनका चांस बिल्कुल जीरो होता है ऐसा नहीं है। कई बार ऑपरेटर बहुत सावधानी से भी प्रोसीजर करे तो भी हो सकता है, अगर किस्मत खराब हो तो हो सकता है। तो लोगों को ये जानने और समझने की ज़रूरत है कि ये प्रोसीजर्स 100% सेफ नहीं होते। कभी कभार किस्मत खराब हो तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं। इस चैनल का पर्पज़ ये है कि आपको एजुकेट करना ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके और पेशेंट का ट्रीटमेंट या उनका केयर बेटर कर सके। अगर आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को भी इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा मिल सकता है तो उन्हें वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें।